वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। और कराची वालों के लिए बारिश किसी खुशी की नवीद तो नहीं लाती, लेकिन साथ ही चैलेंजेस ले आती है। और हालिया बारिशों ने जहां कराची के शहरियों को जहनी अजियत में मुब्तला किया है, वहीं गलियों में पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा सर उठा रहा है। और माहिरीन बार बार खबरदार कर रहे हैं कि अगर फौरी एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो कई वबाई अमराज जन्म ले सकते हैं, जिसमें खासतौर से डेंगू, मलेरिया शामिल है, क्योंकि खड़े पानी में मच्छरों की अफजाइश बहुत तेजी से होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि मानसून का जो स्पेल था वो कराची के अंदर स्पेसिफिकली बरसा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इस वक्त सैलाबी कैफियत है। मानसून का स्पेल सिस्टम दाखिल हो चुका है पंजाब के अंदर। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहाँ पर डेंगू फैल चुका है और वहाँ के अस्पताल मरीजों से भरने लगे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कराची इस खतरे से बच पाएगा? क्या हमारे बल्दियाती इदारे तैयार हैं? फ्यूमिगेशन होती थी पहले KMC डिपार्टमेंट्स की जानिब से, क्या वो होगी? और सबसे बढ़कर हमें बतौर शहरी क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? इस ही टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहले भी हम इसके ऊपर बात करते रहे हैं। जब भी मानसून आता है उसके बाद बारिशों का सीज़न ख़त्म होने लगता है तो नित नई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं और फिर उनकी अफजाइश होती है, चाहे वो मच्छर हों, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरसेस हों। तो हमने सोचा वायरसेस को काबू करने के लिए हम वायरोलॉजिस्ट को आज अपने प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट कर लेते हैं। और हमारे बड़े देरीना ये दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त, और कोविड्स के वक्त से जो है वो हमारा इनका साथ चला आ रहा है। तमाम जो वायरसेस हैं उसके ऊपर इन्होंने बड़ी तहकीक की है। हमारे साथ बड़े प्यारे से हमारे दोस्त मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब वायरोलॉजिस्ट हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप लोग खैरियत से हैं? जी जी, माशाल्लाह। आज तो आपका गेटअप मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है, ये पुरनूर चेहरा और ये पुरमुसरत आपकी जो एक ताजगी है, ये चेंज अच्छा लगा मुझे डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बस हम आपसे मुतासर होकर कोशिश करते हैं कि कुछ ट्रेंड फॉलो करें आपसे। क्या बात है डॉक्टर साहब, जरा ये बताएं कि अभी बारिशों का सीजन है और पूरे मुल्क में बारिशें हैं, सैलाबी कैफियत है। KPK के अंदर तो आउटब्रेक आ ही गया है ना डेंगू का। व्हेन इट कम्स टू कराची, तो कराची वाले क्या बच सकेंगे इससे या ये भी आउटब्रेक होगा यहाँ पे? बिलाल भाई, हम पहले इस चीज की निशानदेही की, जो क्लाइमेट चेंज है ये सिर्फ मौसमी तब्दीली लेके नहीं आता, बल्कि ये बीमारियों को भी मुतासिर करता है, उसके ट्रेंड को मुतासिर करता है। नई नई बीमारियां या पहले से मौजूद बीमारियों की शिद्दत में इजाफा करता है। और तो इसी जिस तरह महकमा मौसमियात प्रेडिक्शन करता है, इस तरह हमने भी काफ़ी बार इस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ये इस बार मानसून के साथ जो बीमारियां हैं उसमें शिद्दत आएगी। और आपने भी इस तरफ प्रोग्राम काफ़ी सारे किए थे और वही हो रहा है कि इस वक्त जैसे जैसे ये अनयूजुअल क्लाइमेट इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्ड्स का इम्पैक्ट है, यहाँ पे क्लाउड्स हैं, फ्लड है और तहाशा पानी है। अब कराची में जो लास्ट तकरीबन 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई, तो ये काफ़ी अनयूजुअल है। एक तो इसकी तैयारी ना होना, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए तैयार होना पहले से बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जंग की जो तैयारी है वो जंग से पहले की जाती है। जंग के अंदर फिर आप जितनी भी तैयारी करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह ये बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पानी से कनेक्टेड है। इसको हम कहते हैं वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, जिसमें टाइफाइड है, कॉलरा है, ये पेट की बहुत सारी बीमारियां है। वायरल इन्फेक्शन में इसमें रोटा वायरस है जो कि बीमारी लेके आता है। फिर जो आपने निशानदेही की, जो वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन जिनको हम कहते हैं, जिनका ताल्लुक मच्छरों से या मच्छर के जरिए फैलने वाली बीमारी है, जिसमें डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो ये इसका पीक अब शुरू होगा सितंबर अक्टूबर तक जाके इसकी जो ना पीक हमारे सामने आएगा। और क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टार्ट हुआ है तो इसके जो इस साल केसेस एक्सपेक्टेड है वो बेतहाशा होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये बिल्कुल सही वक्त है कि अभी से जो है कमर बांध ली जाए और हर बंदा अपने अपने तय कोशिश करे। गवर्नमेंट अपनी जगह कोशिश करे, जो म्यूनसिपैलिटी है वो अपनी जगह करें, और जो इंडिविजुअल है इंफरादी तौर पे हम अपनी कोशिश करें। क्योंकि मैं हमेशा इस तरफ निशानदेही करता हूँ कि मुतासिर तो आम आदमी होता है। अगर वो इंतज़ार में रहे कि गवर्नमेंट ने स्प्रे नहीं किया, वहाँ पे पानी बंद नहीं किया, तो वो एक गिला शिकवा तो हो सकता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वो इंडिविजुअल मुतासिर होगा, वो बीमार होगा, वो खुदा न खास्ता उसकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है। तो इंफरादी जो हमारी काविशें हैं वो अभी से उसकी तरफ हमें तवज्जो दिलानी चाहिए और हमें खुद भी इस पे अमल करना चाहिए और अपने आसपास के माहौल को भी साफ रखना चाहिए। क्योंकि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। जब तक सब लोग महफूज नहीं है
तो कोई भी महफूज नहीं है। बराबर में कोई शख्स बीमार है तो उससे उसको मच्छर काटेगा, उस बीमारी लेके दूसरे पड़ोस में जाके किसी को काटेगा तो उसको बीमारी हो जाएगी। तो जब तक हम सब लोग को महफूज नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम तमाम शहरों को महफूज करें। उसका तरीका यही है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं, इस तरह मीडिया पे आप ये काविश कर रहे हैं, इसको मजीद बढ़ाएं, गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करें, जो डिफरेंट इदारे उनको सेंसिटाइज करें कि अभी से कोशिश करें, वरना नवंबर दिसंबर तक ये नंबर फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उस वक्त हम मरीजों को देखेंगे और मरीजों का इलाज करेंगे। तो उससे बेहतर है कि हम मरीज पैदा होने न दें, उसको हम प्रिवेंशन पे फोकस करें ताकि मरीज कम से कम आए हॉस्पिटल में और हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उसको मोबिलाइज करें और उससे ज्यादा करामत नताइज अखज़ करें ताकि कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा रिजल्ट्स दे सकें। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, अवेयरनेस की आपने बात की है तो आप भी बता दीजिए कि डेंगू कैसे फैलता है और मच्छर के काटने के कितने अरसे बाद ये अलामात जाहिर होना शुरू होती हैं? जी, डेंगू, चिकनगुनिया एक लंबी लिस्ट है, सिर्फ हमें 2-4 नाम पता है, लेकिन बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन कहलाते हैं या मच्छरों के जरिए फैलते हैं। मलेरिया जिसको हम देखें उसके नंबर मुसलसल बढ़ रहे हैं, डेंगू के नंबर्स मुसलसल बढ़ रहे हैं, चिकनगुनिया के केसेस निस्बतन कम, लेकिन आगे जाके ये बढ़ेंगे। तो ये मुतासिरा जो मच्छर है जिसमें ये डेंगू वायरस मौजूद होता है जो इंसान को काटता है, तो इसमें ये अलामात आना शुरू हो जाए। और काफी इस मिसकंसेप्शन है कि भाई सुबह मच्छर काटे दिन को काट, आवाम को इस बहस में पड़ना नहीं चाहिए। हर वक्त हर तरह के मच्छर से अपने आप को बचाना चाहिए ताकि ये शक ही न रहे कि कौन से मच्छर ने काटा तो बीमारी हुई, किसने नहीं काटा तो बीमारी नहीं होगी। हर तरह के मच्छर से हर वक्त सुबह शाम अपने आप को महफूज करना चाहिए, क्योंकि मच्छर हम तमीज करेंगे, अक्सर लोग उसको पहचान भी नहीं पाते या टाइमिंग क्या होता है, तो उस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वो रिसर्च और उस पर्पज के लिए बेहतर है। आम आदमी के लिए जरूरी है कि वो हर वक्त हर तरह के मच्छर से अपने आप को बचाव करें और उसका 2-3 तरीके हैं। एक तो इंडिविजुअल तौर पे कि वो कपड़े ऐसे पहने कि उसके जो खाली इससे हाथ पैर वगैरह वो सामने आएंगे तो मच्छर उसको काटेंगे। तो एक तो कोशिश करें कि मच्छर हो ही ना मच्छर के न होने के लिए घर के पे जालियां लगा लें। एक और अच्छी बात कि ऐसे प्लांट्स अवेलेबल हैं जिससे मच्छर भागते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट्स हैं। हम इस तरह के छोटे छोटे प्लांट गमलों में लगाएं। इसमें जिस तरह चाइना ग्रास जो है वो काफी, नीम का दरख्त है, इस तरह के कुछ और भी प्लांट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि इन मच्छरों को भगाते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स उगाने चाहिए, आसपास रखने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस गमलों में पानी जमा न होने। जब आप प्लांट्स उगाते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि उसमें पानी डालते चले जाते हैं, जो अगेन मच्छरों की अफजाइश का बाइस बनती है। तो क्योंकि स्प्रे जो है उसके अपने फायदे नुकसानात हैं, कुछ लोगों को स्प्रे से एलर्जी हो सकती है, कुछ उनको नुकसानात पहुंचा सकते हैं, तो गैर जरूरी तौर पे स्प्रे जो है वो भी ज्यादा मुनासिब नहीं है। तो कोशिश करनी कि नेचुरल जो तरीके हैं उससे मच्छरों को भगाया जाए और वो हम इंफरादी तौर पे कर सकते हैं। फिर घरों पे जो खिड़कियां उस पर जालियां लगाई जाएं, बच्चों को ट्रेन किया जाए, जब वो स्कूल जाएं तो ऐसे कपड़े पहनाए जाएं ताकि उनके जो हाथ पैर हैं वो खुले ना हो और उसको मच्छर ना काट सके, क्योंकि मच्छर काटने की कोई भी जगह हो सकती है। वो वैन में भी काट सकते हैं, स्कूल में डेस्क के नीचे कोई मच्छर छुपा हो सकता है वो काट सकता है, मस्जिद में हम जाए वहां पे हो सकता है। तो ये हर वक्त हर जगह मौजूद हो सकता है। और अगर हम इसको हम देखें तो मच्छरों से दुनिया भर में ज्यादा लोग की अमवात होती, बजाय कि हमें ज़हन में आता है कि शायद सांप और शेर जो है ये इसके काटने से अमवात ज्यादा होंगे, हालांकि वो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जो रिस्क है वो मच्छर से ज्यादा अमवात दुनिया भर में होती है। तो मच्छर को हमें लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे बेतहाशा बीमारियां इसके जरिए फैल रही हैं, इसमें डेंगू है, चिकनगुनिया है। डॉक्टर साहब एक सवाल है, डिफरेंस कैसे हम जो है वो पता लगा सकें कि डिफरेंशिएट कैसे करें कि एक आम बुखार में और एक डेंगू फीवर के अंदर किस तरह से फर्क पता चलेगा? अच्छा, ये बहुत अहम मौजू है। कुछ चीज़ें ऐसे आवाम के लिए मुश्किल होती है कि वो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट के जरिए या डॉक्टर ही कंफर्म कर सकता है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम डॉक्टर से रुजू करें। हम अपने मरीजों को यही बता रहे होते हैं कि आप खुद ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, आप कोशिश करें कि मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, वो भी अपने जो एक्सपीरियंस है उस पर, और ज़रूरी हुआ तो वो टेस्ट आपको बता देंगे। जिस तरह डेंगू के लिए NS1 एंटीजन का एक टेस्ट है वो आता है, या CBC से भी वो अंदाज़ा लगा सकता है। इसी तरह मलेरिया के लिए अलग टेस्ट है, उससे जो है वो माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, और MP टेस्ट जो है उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कंफर्म कर सकता है। तो क्योंकि इन हर बीमारी की जो इलाज है वो डिफरेंट है,
अगर टाइफाइड है तो उसको एंटीबायोटिक डॉक्टर देगा, खुद से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। और वो उसका भी कल्चर टेस्ट होता है, तो जो लेबोरेटरी टेस्ट है उससे कंफर्म होता है, क्योंकि इसकी अलामत बहुत मिलती जुलती हैं। गो के डेंगू और चिकनगुनिया की अलामत काफी वाज़ेह होती है, जी दर्द होता है और काफी चलना फिरना भी मुश्किल होता है। तो लेकिन ये जब अलामत आती है काफी देर हो चुकी होती है, इससे पहले ही हम अगर डॉक्टर के पास चले जाएं और उनसे मशवरा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि हम इंतज़ार करें और ख़ुद डिसाइड करें कि ये हमें अलामत किस बीमारी की है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम बर वक्त मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे और लेबॉर्ट्री टेस्ट की बुनियाद पे सही दवाई तजवीज़ करें और वही अद्वियात हम इस्तेमाल करें। अच्छा, डेंगू की कौन सी अक़साम ज़्यादा खतरनाक हैं? डेंगू में एक बहुत यूनिक फिनोमिना है, इसको एंटीबॉडी डिजेनेसिस, जिसका आम आवाम के लिए मैं इसकी दूंगा कि जिस तरह कोविड के हम वेरिएंट बताते थे कि इसके इतने वेरिएंट है, तो इसके डेंगू के 4 सीरोटाइप्स हैं। अच्छा। अब डेंगू में ये होता है अगर सीरोटाइप से डेंगू जिस तरह पिछले साल हुआ या पहले हुआ, अब दूसरे सीरोटाइप से होगा तो वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो पहले जो एंटीबॉडीज बनी है, बजाय कि ये फेवर करे, ये वायरस को फेवर करता है और बीमारी की शिद्दत हो जाती है। यही वजह है काफी लोग शदीद और इवन जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो अगर किसी को पता है कि उसको लास्ट डेंगू थी तो उस साल अपने आप को डेंगू, क्योंकि खदशा यही है कि इस दूसरा सीरोटाइप्स इसको इन्फेक्ट करेगा, बीमारी की शिद्दत बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन मैं आवाम को यही मशवरा दूंगा कि हर वक्त हर जरासीम से और हर तरह के जो मॉस्किटो या मच्छर है उससे अपने आप को बचाना चाहिए। इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि ये कौन सा मच्छर है, कौन सा सीरोटाइप है। अगर हम अपने जो हिफाजती तदाबीर है जो हमने कोविड में सीखे थे कि जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल है उस पर हम अमल करेंगे, सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, आसपास पानी कड़ा नहीं होना देंगे और मच्छर की अफजाइश बनाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर एक अप्रोच हो सकती है। जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न वो हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो बारिशें हो रही हैं और मौसम चल रहा है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे मर्ज हैं जो इस वक्त लाहक हो सकते हैं खास तौर पर? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बारिशों को हम अक्सर बीमारियों से नहीं जोड़ते और हम सिंपल ये, क्योंकि हमारे जो मसले के बैठी पानी जो है, पहला गंदा पानी आ गया, बाकायदा लोग वो काला पानी थोड़ा सा 5 मिनट वेट करते हैं कि वो पानी चला जाए, फिर सो कॉल्ड अपेरेंट जो साफ पानी होता है वो टैंक में भरते हैं और इसको गनीमत जानते हैं कि कम से कम पानी आ गया। अब ये इतने बड़े मसाइल हैं, उसमें निस्बतन जो हम छोटे मसाइल समझते हैं कि भाई मच्छर ने काट लिया शायद, जिसको हम इतने इंपॉर्टेंस दे देते हैं, वो पानी के अंदर हमारे पास सीवरेज से पानी आ गया, उसमें बेतहाशा गंद आ गया, हमें ठीक है। जी, तो हमें बता रहे थे डेंगू से एहतियाती तदाबीर किस तरह से इख्तियार करनी चाहिए और कौन कौन सी अक़साम जो हैं डेंगू की ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही डेंगू शुरू हो, आप बग़ैर किसी ये इस बात के कि क्या अलामात हैं और क्या इक़साम है, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना टेस्ट करवाना चाहिए और फिर जो डॉक्टर दवा रेकमेंड करे वो इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये कह रहे थे कि सीवरेज की जो लाइंस हैं वो वाटर बोर्ड की लाइंस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती हैं और फिर उसके बाद वो पानी अगर आपके टैंक में ज़रा सा भी चला जाता है तो यू जस्ट कांट इमेजिन कि वो किस आपको जो है वो परेशान कर सकता है, बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद। डॉक्टर साहब, उसी पॉइंट्स को ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा कि अगर जैसे आप सीवरेज का पानी मिलजुल कर आ जाता है, कभी कभार हम गनीमत जानते हैं कि 5 मिनट तक तो गंदा पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद साफ़ पानी भरेंगे, लेकिन उसी लाइन के अंदर कितने बैक्टीरियाज होंगे जो आपके टैंक के अंदर जा रहे हैं, आपकी टैंकी में जा रहे हैं और फिर वही पानी पीकर आप आपके पेट में भी जा रहे हैं वो। जी, इस तरफ के जो पानी का होगा और आपकी आवाज़ हम सही से मौसूल नहीं कर पा रहे। अभी तो फिलहाल कोई आवाज़ नहीं। दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए डॉक्टर साहब से। ठीक है, बोलिएगा प्रोफेसर साहब। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। जी, ओके। टाइफाइड है, कॉलरा है, रोटा वायरस है, तो ये पेट की बीमारियां बहुत सारी
अमेबिक डायसेंट्री है। तो ये इन कचरे के साथ, क्योंकि फुजले के साथ जो जो जरासीम होते हैं वो इनविजिबली उस टैंक में चले जाते हैं, तो लाजमी तौर पर अगर ये पानी इस्तेमाल होगा तो वो बीमारियां वहां से फैलती चली जाएगी। वो पोलियो में फैलता है, पोलियो इतना खतरनाक बीमारी है, वो इस तरीके से फैलता है। अगर जो है आप काफी लोग चेक करते हैं तो में ये पानी हो सकता है, बहुत ये जरासीम हो सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पहले तो पानी इस्तेमाल न हो, लेकिन अगर इस्तेमाल हो तो उसको प्रॉपर बॉइल करें, उसको उबालें काफी। ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्या पाकिस्तान में डेंगू से बचाव की कोई वैक्सीन मौजूद है? दुनिया भर में इस तरह की अभी कोई वैक्सीन ऐसे प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। सिर्फ उस एरिया में जो एंडेमिक एरिया वहाँ यूज होती है, लेकिन इसकी जो वैक्सीन है उसका नुकसान और फायदा जिस तरह मैंने बताया कि इसमें 4 सीरोटाइप्स होती हैं, तो चारों सीरोटाइप्स के अगेंस्ट हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और ये वैक्सीन जो है बहुत ज्यादा कारामद की है, तो इसलिए बड़े स्केल पे इस वक्त ये वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। तो इस वक्त हमारे पास जो प्रोटेक्शन है वो आपकी जो हम कहते हैं कि तदारुक और इसकी जो एहतियात है वो परहेज जो है इलाज से बेहतर चुनौतियां है वो सारा कारामद है, और उससे हमें अपने आप को मस्कीटो काटने से बचाने का जो हम एनहांस करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं है और वैक्सीन जो कुछ जगहों पे है वो काफी एक्सपेंसिव भी है। तो हमारे लिए जो ऑप्शन बचता है वो यही है, हमारे जो कुछ बन पाए जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न है और हमें अपनी बीमारियों से अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा से ये भी बताइएगा कि अगर किसी शख्स को डेंगू हो जाता है तो फौरी तौर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए उसको? जिस किसी को डेंगू हो जाए तो उसको घबराना बहुत नहीं चाहिए, कि गैर जरूरी अक्सर लोग घबराना चाहिए, घबरा के जो है ना वो हाथ पैर फूल जाते हैं। दूसरा है कि कुछ लोग उल्टा करते हैं कि बहुत एहतियात ही नहीं करते कि भाई उसको कोई मसला ही नहीं समझते। तो दोनों एक्सट्रीम सही नहीं है, उसको बर वक्त अपने डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। डॉक्टर उसको दवा अद्वियात देगा, क्योंकि इसके बाकायदा कोई इलाज डेंगू का नहीं है, वो हम मैनेजमेंट कहते हैं कि उसकी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देगा। डेंगू खुद बहुत वक्त के साथ हफ्ता 10 दिन में वो सही हो जाएगा, लेकिन वो कमजोरी उसकी हो सकती है, उसके प्लेटलेट्स बहुत खतरनाक लेवल तक कम हो सकते हैं, तो उस केस में उसको हो सकता है कि खून की ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, तो वो उसको दाखिल भी किया जा सकता है। तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। खुद घर पे बैठ के टोटकों से गुरेज करना चाहिए, गैर जरूरी सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करना चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि लिक्विड इनटेक ज्यादा करें, पानी ज्यादा पिए, जूसेस ज्यादा पी लें, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उससे जूस बना के ज्यादा पी लें। तो इससे आपकी इम्यूनिटी और पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होगी और बीमारी की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है और जल्दी मरीज ठीक हो सकता है। तो खुराक का ख्याल रखना चाहिए, पानी का इंटेक और फ्लूइड्स स्पेशली फ्रेश जूसेस का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। गैर जरूरी सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए और डॉक्टर चाहिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, डेंगू में हम सुनते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं पेशेंट, ताकि कि डॉक्टर चेक रखें इस चीज़ पर। ये कितना डेंजरस है कि बहुत से लोग इसमें मर भी जाते हैं क्योंकि इनके वाइट ब्लड सेल नहीं। तो किस तरह से वाइट ब्लड सेल को एक क्या तादाद होनी चाहिए कि जिसके बाद कोई खतरा ना हो? हाँ, चीज है और बहुत क्वेश्चन भी आपका बहुत वैलिड है, क्योंकि काफी लोग डेंगू को लाइट लेते हैं, वो घर पे बैठे रहते हैं, वो कह रहे भाई वो पपीता का जूस पी लिया, पत्ते पी लिए, और देखते देखते उसके प्लेटलेट्स जो है वो बहुत तेजी से नीचे चले जाते हैं। हाँ। और इतने नीचे चले जाते हैं कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ शुरू हो जाता है और वो जानलेवा साबित होता है। फिर वो डॉक्टर के पास अक्सर जाते हैं होती है। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि कम से कम आप जो CBC टेस्ट है वो तो 300-400 रुपए का टेस्ट आता है, वो कम से कम लेबोरेटरी से कराया जाए और उसमें प्लेटलेट्स को जो है मॉनिटर किया जाए, या वो बेहतर अगेन ये मैं मशवरा दूंगा कि डॉक्टर के मशवरे से किया जाए, लेकिन उससे ये पता चल सकता है कि प्लेटलेट्स किस लेवल पे हैं। और वो एक टाइम टेस्ट काफी नहीं होता, 1-2 दिन बाद दोबारा करना, उसको मॉनिटर करना, कहते हैं कि भाई नीचे जा रहे हैं प्लेटलेट्स या रिकवर होना शुरू हो गए हैं। तो मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मुस्तनद डॉक्टर ही बेहतर तरीके से कर सकता है। घर पे बैठ के खुद को से इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया कि काफी लोग घर पे इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं जिससे बीमारी मजीद गंभीर हो जाती है और खासा मरीज के जान को भी खतरा लाहक हो सकता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, बात तो बहुत ही डिटेल में हो गई और बहुत इंफॉर्मेटिव सेगमेंट हो गया माशाल्लाह से, और जो लोग समझना चाह रहे होंगे वो समझ चुके होंगे। आप हमेशा चीजों को समझाते हैं। जरा मैं एक चीज पर और आना चाहूंगा। आजकल हम देखते हैं कि डायरिया और गैस्ट्रो की बीमारी भी बहुत आम हो चुकी है, और इससे भी बड़े बड़े जो है वो लोग इसका शिकार हो चुके हैं, बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। बच्चों के अंदर ये जो है वो एक बड़ी ये बीमारी अब पाई जा रही है कि फौरन बच्चे को हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ता है, बच्चा बिल्कुल डाउन हो जाता है, फेंट हो जाता है। इस पर जरा सा मैं चाहूंगा कि आप ना कमेंट करें। जी, अगेन ये देखने में आया कि जो बारिश जब पानी उतर गया तो अब भी जगह कीचड़ मौजूद है जहां से हम ले रहे होते हैं, तो वही गंदा पानी अक्सर वो बंदे इस्तेमाल कर रहे होते हैं या चींटे उसमें जा रही होती हैं। तो जब भी हम इस तरह की खुराक घर पे लाते हैं या वह बाजार में जाके खरीद को खिलाते हैं, तो ये गंद सारा जो है उस जरासीम समेत जिसमें डायरिया या पेट की बीमारी कॉज करने वाले जरासीम मौजूद होते हैं, वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बीमारी हम खरीदते हैं, बीमारी खुद से ऐसे नहीं आती, हम ढूंढ के लेके आते हैं अपने घरों में, और वो बीमारी फिर हमें होती है। इस बीमारी के जरासीम हमारे घर से अक्सर हम वहां से पकड़ के पैसे दे के ले आते हैं। तो इसलिए हमारी जरूरी है कि हम इस तरह की चीजों पे नजर रखें, और खुदा ना खास्ता जब बीमारी हो जाती है तो जारी बात है, अब एक नेक्स्ट स्टेज आ गया, तो उस वक्त फिर हम बच्चों के स्पेशली उसका जो वाटर इनटेक है या उसको हम लाजमी फौरी तौर पे, क्योंकि डायरिया में इसका जो लिक्विड डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कम हो जाते हैं, तो फौरी तौर पे हमें उनको ORS या पानी नमक मिला या जो भी अवेलेबल ORS है उनको देना चाहिए। और जो सेहत है उसको देखना चाहिए कि उसका वजन फौरी तौर पे कम हो रहा है या वो उसका कलर कम और पीला पड़ रहा है, तो बर वक्त अपने पास जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर, उसके पास रिव्यू करना चाहिए। और लेकिन वक्त के साथ साथ उनको पानी इंटेक फौरी पर कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, फूलों की तरह होते हैं, बहुत कम टाइम में इनकी जो सेहत से अफेक्ट पड़ता है, स्पेशली डिहाइड्रेशन से, और उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अच्छा, आजकल बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि ना बाहर खाने का बड़ा रुझान बढ़ जाता है लोगों में, या गन्ने का शरबत पी लिया या बाहर किसी भी रेडी से कुछ चाट खा ली, मतलब इस तरह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को। लेकिन क्या बारिश के दिनों में हम बाहर की इस तरह से चीजें खा सकते हैं? खाने में कोई मसला नहीं है, कि गंदा खाने में मसला है। अगर आप साफ खाना खा लेते हैं, आप इंश्योर कर लें कि जो चीज आप खा रहे हैं उसमें कोई जरासीम नहीं है, तो बिलाशुबा आप खा सकते हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया कि जो भी हमारी रेडियां और इस तरह के ठेले हैं, वो जो पानी इस्तेमाल करते हैं, या स्पेशली अभी जो सिचुएशन है, उनके जो बर्तन धोने वाला अगर आप उसका टब देखें तो एक ही सुबह से लेकर शाम तक उसी बर्तन में वो बर्तन अपने प्लेटें धो रहे होते हैं। तो ये अनहाइजीनिक कंडीशन इस्तेमाल होगी, उसमें अगेन मैं कहूंगा कि वो जरासीम हम फिर खरीद पैसे भी दे रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और जरासीम भी साथ अपने बारिश में आप बिल्कुल बाहर से खरीद के खा सकते हैं, लेकिन एक गुजारिश है कि अकेले ना खाएं, किसी ना किसी के साथ ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है। अकेले खाएंगे तो पेट भी खराब होगा, बददुआ भी लगेगी। बहरहाल डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि बारिश के बाद हम देखते हैं कि जल्दी बीमारियां, स्किन की जो बीमारियां वो भी रिपोर्ट हो रही होती हैं। इस पर भी मैं चाहूंगा कॉमेंट कर दें आप जो है वो लास्टली। बिल्कुल, ये भी देखने में आया है कि जो ह्यूमिडिटी है और फंगल इन्फेक्शन को इनकरेज करता है, तो जो जल्दी अमराज हैं, स्किन इन्फेक्शन, स्कैबीज और फंगल इन्फेक्शन और एलर्जीज हैं, वो बारिश में बढ़ जाते हैं। अगेन पॉइंट ये था कि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता और वेंटिलेशन ड्राइनेस का ख्याल नहीं रखा जाता। तो कोशिश करनी चाहिए कि बारिश से जो मुतासिरा इलाका है वहाँ के लोग सफाई का ख्याल रखें, नहाने का बंदोबस्त हो, और फिर प्रॉपर जो है हमारे यहाँ देखने में आया कि लोग जो है टॉवल शेयर करते हैं घरों में, तो ये इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक जल्दी बीमारी किसी को लग जाए फिर वो उसी मीडियम टॉवल या जो भी कॉमन चीज यूज करते हैं वो दूसरे लोगों में फैल सकती है। अच्छा। तो जल्दी अमराज लगने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर ये इसको सही होने में बहुत यूजुअली बहुत ज्यादा टाइम लगता है और मरीज काफी परेशान हो जाता है। तो हमारे मजहब में इस तमाम बीमारियों से बचाव का बिल्कुल आसान तरीका है कि सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम वही कंटिन्यू करें, हाइजीन कंटिन्यू करें, अपनी प्रैक्टिसेस में लेके आए, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बाय डिफॉल्ट फ्रीली और बगैर पैसों के हम बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब साथ मौजूद है, वायरोलॉजिस्ट
और बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ इस आर के अंदर बैठकर मिली होगी। अब बारिशें अगर इस पर बात की जा रही है, बारिशों की अगर बात कर ली जाए तो कल 27 तारीख है और 27 तारीख को कहा था कि सिस्टम आएगा, मूसलाधार बारिश होगी। क्या छुट्टी का ऐलान किया जाएगा? महकमा मौसमियात ने खैर ये वाजे कर दिया है कि कोई आसार नहीं है बारिश के कल, और कल कोई जो है वह गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान नजर नहीं आ रहे, नॉट इवन इन कराची बल्कि पूरे सिंध के अंदर कोई इम्कान ऐसे नजर नहीं आ रहे। तो आपने रिलैक्स होना है, लेकिन फिर भी अगर कहीं शुरू हो बारिश तो एहतियाती तदाबीर आपने खुद कर लेंगे। बस मेरे ख्याल में ये जो दैट्स इट फॉर द शो, कराची में इतनी ही बारिश होनी थी। जो एक बारिश हुई थी उसने सब सारे निजाम खोले। भाई सिंध हुकूमत तैयार बैठी हुई थी कल सारी मशीनरी लेकर। अब बादलों ने बोला है कि बस एक दफा आया था मैं और बता दिया था कि क्या तैयारी है। अब नहीं गालियां खिलवानी। अब तुम लोग पकड़ने के लिए बैठे हो पहले से ना, कैच करने के लिए बैठे हो, जैसे पानी आएगा तो वो फौरन से नालों में फेंक दोगे। अब नहीं आऊंगा भाई। बहरहाल प्रोग्राम का खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।